नमस्कार। मेरा नाम भू तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी। बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी कहानियां होती है। हम जब बच्चे होते और आगे चलकर बढ़ते बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी छोटी मोटी कहानियां चुटकुले सुनकर ही हम बड़े होते हैं, जिससे हमारी प्रतिभा बुद्धि संपन्न हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होती है। उसमें एक कहानी मुझे आज याद आ रही है। एक राजा था और वो राजा, उसका एक लाडला बंदर था। तो इतना लाडला था, वो राजा के इर्द गिर्द दरबार में हो या महल में हो, घूमता रहता था। उसके आसपास खड़ा रहता था, बैठा रहता था, उसके गोदी में आकर बैठ जाता था, कंधे पर चढ़ जाता था। तो बिल्कुल लाडला था। और वो दरबारी भी उसको सलाम करते थे। बेचारे करे तो क्या करे, राजा का लाडला है। अगर बंदर का गुस्सा हो गया तो मानो राजा का गुस्सा हो गया। तो इसलिए राजा का जो लाडला बंदर था, उसको भी नमन किया जाता था, उसकी सराहना की जाती थी। तो जैसे ही ये बात हुई, कोई किसी ने राजा को नहीं समझाया कि ये बंदर है। ठीक है, अपने महल में रखो, इधर उधर जब टाइम पास करना है उसके साथ खेलो। लेकिन राजा ये सराहना दोस्तों की, दरबारियों की सुनकर इतना फिदा हो गया था कि उसने एक बार तय किया कि इसी बंदर को अपना अंगरक्षक बनाते, सिक्योरिटी गार्ड बनाते, बॉडी गार्ड बनाते। और राजा ने उसको बॉडीगार्ड बना दिया। अब बंदर की समझ में आया कि राजा की सुरक्षा मेरे हाथ में है। अगर कोई भी राजा के इर्द गिर्द जाएगा तो उसको रोकना मेरा फर्ज है। और एक दिन ये बात हो गई, कोई मक्खी या कोई मच्छर राजा के नाक पर आकर बैठ गया। अब तलवार लेकर बंदर उस मच्छर को मारने दौड़ पड़ा। ये कहानी आपने सुनी होगी। ये मैं आज आपको इसलिए बोल रहा हूं कि यहां तक तो ठीक था। ये एक बंदर था। समय पर किसी ने, सेवक ने बंदर को रोका और राजा की नींद खुल गई। और राजा के दिमाग में अपनी गलती आ गई और राजा ने बंदर को अपने से दूर किया, हटाया, वगैरह वगैरह। ये कहानी हमने सुनी है। लेकिन कुछ राजा जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर मेरे बंदर बंदर को रोका तुमने, मेरे लाडले बंदर को रोका, तो सेवक को ही हटा दिया। सेवक को ही हटा दिया, उसको सजा दी कि तू मेरे लाडले बंदर को रोकने वाला कौन है। जब ऐसे राजा पैदा होते तो उनको कोई बंदर की बात छोड़ो, बड़े बड़े कमांडो भी उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, ना उनको बचा सकते। क्योंकि उस वक्त राजा का दिमाग इतना घूम गया होता है, पागल हुआ होता है कि राजा को खुद से बचाना जरूरी होता है। और राजा को खुद से कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? क्योंकि जब राजा होता है तो राजा के परमिशन से ही सब चीजें होती है। तो एक राजा ऐसा भी निकला, जो कहानी आपने नहीं सुनी है। जो जितनी बार मैं ये कहानी समझने की कोशिश की है, तो मेरे बात में एक दिमाग आ गई, शायद एक राजा ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो बंदर, लाडला बंदर इतना पसंद आ गया था कि उसने उसको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉडी गार्ड नहीं बनाया। उसको बोला, अरे इतने लोगों को मुझे खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, पगार देनी पड़ती है, तो तू ही राज देश का सेनापति, सुरक्षा सलाहकार हो जा, बंदरों की ये सेना बना दे। और एक एक करके राजा ने सेना हटाई और उनकी जगह उस लाडले बंदर ने एक बंदरों की सेना बना दी। तो उस राज्य का क्या होगा, उस देश का क्या हुआ होगा, ये कहने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात होती है, जब ऐसा राजा खड़ा हो जाता है तो उसके दरबारी, उसके चमचे उस बंदरों की सेना का पराक्रम जो होता है उसके भी गीत गाने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और अगर ये बात आपको झूठी लग रही है तो राहुल गांधी की तरफ मुड़कर देखो। उनके वेणुगोपाल हो, उनके प्रवक्ता हो सुप्रिया सुन्नेत हो,
पवन खेड़ा हो, इन लोगों को जरा मुड़कर देखो, समझने की कोशिश करो। तो बंदरों की सेना देश की सुरक्षा के लिए खड़ा करने वाला वो राजा काल्पनिक नहीं, ये आपके समझ में आएगा। जो सेना देश की सुरक्षा तो दूर की बात है, राजा के लिए और देश के लिए, समाज के लिए खुद एक संकट बन जाते हैं, क्योंकि वो सब मरकट लीला शुरू कर देते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि आजकल जो विधानसभा चुनाव चल रहे, इसके लिए कांग्रेस भी मैदान में है। तो असम में जाकर राहुल गांधी के लाडले बंदर पवन खेड़ा ने जो बात की है, और उसके बाद उनको खुद को जाकर तेलंगाना में छुपना पड़ा। क्यों? असम की पुलिस पीछे पड़ गई थी। राहुल गांधी ने अगर ऐसे ही बंदर चुन चुन कर साथ में लाए, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया, किसी को संगठन सेक्रेटरी बना दिया, तो वो मरकट लीला करेंगे नहीं तो क्या रामलीला करेंगे? और जो कुछ अभी पवन खेड़ा ने किया है, और उसके बाद जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के पत्नी में उन पर एफआईआर दर्ज किया, तो अरेस्ट होगी इसलिए जाकर तेलंगाना में छुप गए। क्यों? तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। अगर दूसरे राज्य की पुलिस और किसी राज्य में जाती है, तो उसको वहां की लोकल पुलिस के मदद के सिवा कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर असम की पुलिस ढूंढते ढूंढते दिल्ली में पहुंच जाएगी, तो मोदी सरकार की पुलिस उसका साथ देगी और अपने को अरेस्ट होगी। इस डर से पवन खेड़ा तेलंगाना में जाकर छुप गया, क्योंकि अगर असम की पुलिस तेलंगाना जाएगी तो तेलंगाना की पुलिस उनको रोकेगी, पवन खेड़ा के पास नहीं पहुंचने देगी। लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा खैर कब तक बनाएंगे, कभी ना कभी तो होना है। बात पवन खेड़ा की नहीं है। ये पवन खेड़ा एक बुद्धि प्रतिभा संपन्न इंसान है, लेकिन राहुल गांधी ने उनको बंदर बना के रखा है कि ऐसी कुछ मनगट लीला करो जबकि मैं खुश हो जाऊं, तुम्हारे कसरत से मुझे खुश करो। और पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सिन्हा हो, ऐसी बंदर लीला करते रहते, मरकट लीला करते रहते। और हमारे यहाँ मीडिया ऐसे मरकट लीला को रामलीला करके पेश करना, कृष्ण लीला करके पेश करने का छंद रखते। मेरे समझ में नहीं आया कि पवन खेड़ा को ऐसी बोगस खबर देकर खुद को संकट में लाने की क्या जरूरत थी। और चुनाव के समय में, जब चुनाव होते हैं तो आपका पूरा ध्यान चुनाव की तरफ होना चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, बहुत पुरानी, 40-45 साल पुरानी बात है। कहीं गावस्कर एक बार बैटिंग कर रहे थे, और बिल्कुल जो पेवेलियन होता है, पेवेलियन यानी स्टेडियम फैला हुआ होता है, लेकिन खिलाड़ी और स्टेडियम के मालिक या संस्था होती है, व्यवस्थापन होता है, उनका एक अलग इमारत होती है, उसको पेवेलियन बोला जाता है। तो बिल्कुल पेवेलियन के सामने गावस्कर बैटिंग कर रहा था, और जब वो बॉलर आ रहा था तो बॉलर पेवेलियन की तरफ से दौड़कर आ रहा था। ऐसे में गावस्कर ने अचानक हाथ ऊपर किया, अंपायर को इशारा किया कि बॉलर को रोको, और उसने पेवेलियन के तरफ इशारा किया। क्यों इशारा किया? कि पेवेलियन में कोई अपने हाथ में कांच लेकर या आईना लेकर जो कुछ हलचल कर रहा था, उससे सूरज की किरणें परावर्तित होकर गावस्कर के चेहरे तक आती थी। तो इसलिए गावस्कर की एकाग्रता था वो विचलित हो रही थी। तो इसलिए उसने बॉलर को रोकने को कहा, अंपायर को, और इशारा किया। जब कोई पूछने आया तो बताया पेवेलियन में कोई कुछ हिला रहा है कांच। तो मेरे आंखों पर वो रोशनी आ रही है और मुझे बॉलर का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है।
तो बैटिंग में जो एकाग्रता चाहिए, वैसे ही किसी चुनाव में किसी पार्टी और पार्टी का जो संगठन है उसकी एकाग्रता सिर्फ चुनाव पर होनी चाहिए। जैसे बैट्समैन को बॉलर के हाथ से निकलने वाली बॉल है उसकी तरफ ही एकाग्रत होना चाहिए, वैसे ही किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब चुनाव होते हैं तो चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी होता है, उसमें कोई विचलन नहीं होना चाहिए। लेकिन वेणुगोपाल हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, या पवन खेड़ा हो, या खुद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हो, ये सब एकाग्रता भंग कैसी हो? अपनी ही पार्टी की, अपने ही संगठन की चुनाव की तरफ जो एकाग्रता है वो भंग कैसे हो, इसके लिए कुछ ना कुछ मरकट लीला करते रहते। और बिल्कुल वही पवन खेड़ा ने आसाम में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। उनको लगा कि अगर बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंदे गंदे बुरे और गंभीर आरोप लगाए तो बवाल खड़ा हो जाएगा और बीजेपी की और हेमंत बिश्वा शर्मा की बदनामी हो जाएगी और उनके वोट कम हो जाएंगे। लेकिन चुनाव का आखिरी समय जब नजदीक आता है, ऐसे वक्त में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को और पूरा ध्यान जो है वो अगर चुनाव के अलावे और जगह घुमा देते हो तो नुकसान आपका होता है। गावस्कर ये इसलिए करता था कि गावस्कर को अपनी विकेट बचानी थी। तो राहुल गांधी के लाडले बंदर पवन खेड़ा ने बिल्कुल वही गलत काम किया है कि जिससे कांग्रेस की चुनाव में एकाग्रता भंग हो चुकी। पहले ही असम के चुनाव में कांग्रेस की ताकत कम है, कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है, लड़ने की ताकत नहीं, जीतने की बात दूर की है। अच्छी संख्या में एमएलए चुनकर लाना भी मुश्किल है, सत्ता की बात तो छोड़ ही दो। ऐसे में जो कुछ बची कुची ताकत है वो कार्यकर्ता और नेता अगर एकाग्र होकर चुनाव लड़ रहे तो कम से कम 20, 25, 40 कुछ एमएलए चुनकर आएंगे। उसका भी पवन खेड़ा ने सत्यानाश कर दिया। पार्टी का तो सत्यानाश हो गया, लेकिन इसी को तो पवन खेड़ा की तपश्चर्या कहना चाहिए। याद है आपको, अभी अभी जो 1, 2, 1.5 महीने पहले राज्यसभा चुनाव चल रहा था तो कांग्रेस को सिर्फ 4 या 6 कुछ सीटें मिलने वाली थी और उसमें लाइन तो बड़ी लगी थी। उस लाइन में भी पवन खेड़ा थे। उनको लग रहा था कि राहुल गांधी हमारा नंबर लगा देंगे, हमारी लॉटरी लगेगी। लेकिन जब नहीं हुई तो पवन खेड़ा ने जो कमेंट की थी वो मुझे याद है। पवन खेड़ा बोले थे, मेरी तपश्चर्या कम हो गई, मेरी तपस्या कम हो गई। राहुल गांधी ने गलत नहीं किया। राहुल गांधी को अगर मोदी को गाली देना पसंद है, बीजेपी को गाली देना पसंद है, तो मैं सबसे ज्यादा गाली देने की कोशिश करता हूं। फिर वो सुप्रिया श्रीनेत हो या पवन खेड़ा हो, यही तो कर देते हैं। लेकिन जब तक आप बीजेपी को गाली दोगे, आरोप करोगे, झूठे आरोप करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात जरूरी होती है कि उससे बखेड़ा ऐसा खड़ा ना हो कि पार्टी के लिए ही नुकसानदायक हो। पवन खेड़ा ने बिल्कुल वही कर दिया और अब खुद को मुंह छुपाना पड़ा है और पार्टी को वोटर लाने के बजाय पवन खेड़ा को बचाने के लिए उसके आरोपों की सफाई देनी पड़ रही है। आप सोचो जरा, चुनाव के समय किसी पार्टी को अपने अपने कैंडिडेट को चुनकर लाने के लिए वोटर के पास जाना जरूरी होता है। उसी वक्त अगर वोटर को छोड़कर उसे मीडिया में खुलासे करने पड़े, अपने किसी नॉन कैंडिडेट को बचाने के लिए पार्टी की ताकत लगानी पड़ी, तो पार्टी की हार तय है। इसलिए मैंने तो हेडिंग में लिखा है, ये पवन खेड़ा नहीं, ये पवन बखेड़ा है। ये जरूरी नहीं वहां भी बखेड़ा खड़ा कर देते, संघर्ष खड़ा कर देते थे, जिससे पार्टी का ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता। कुछ 1.5 साल पहले हरियाणा का चुनाव चल रहा था।
और उसमें भी कांग्रेस जीतेगी ये तो सब बोल रहे थे, ओपिनियन पोल भी आए थे। ऐसे वक्त में इसी पवन खेड़ा ने बोला था, देखो अब समझेगा मोदी जी को जलेबी क्या होती है, जलेबी का कारखाना होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और पोस्टल वोट की गिनती चल रही थी, ईवीएम खोले भी नहीं थे, तब पवन खेड़ा प्रधानमंत्री को जलेबी का बॉक्स भेजने निकले थे। हर चैनल वाले को बोल रहे थे आपको भी जलेबी का बॉक्स भेजेंगे और प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। लेकिन जैसे ही ईवीएम के काउंटिंग शुरू हो गई, देखते देखते कांग्रेस इतनी पिछड़ गई कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक दूसरे पर चढ़ बैठने वाले कांग्रेस के और नेता, अपोजिशन लीडर तक कोई बने, इस पर झगड़ने पर उतारू हो गए। तो कहने का मतलब यह है, जो कुछ बखेड़ा या जो कुछ बवाल इस पवन खेरा ने पैदा किया है, खड़ा किया है, इसलिए उनका नाम इसके आगे बदलकर पवन बखेड़ा, जो बखेड़ा पवन से यानी हवा से उड़ाकर हर जगह फैला देता है, पूरी देश की पार्टी आज पवन खेड़ा के खुलासे में लगी है। देखते हैं इसका परिणाम आगे क्या होता है। मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।